नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं महानगर टाइम्स के चीफ एडिटर श्री गोपाल शर्मा। गोपाल जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है जी कि आज आप हमारे साथ आमने सामने में हैं, क्योंकि गत वर्षों में जो एक बहुत बड़ा प्रश्न आज मीडिया और भारत के सामने खड़ा है, मैं वो आपसे आज पूछना चाहूँगी कि क्या मीडिया, जो आज भारत का मीडिया है, उसमें मैं प्रिंट, ऑडियो विजुअल हर तरह का मीडिया लेती हूँ, कि क्या वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बन पाया है? इसको इन शब्दों में कहना चाहिए कि फोर्थ पिलर पूरी तरह से नहीं बन पाया। सर, कितना बन पाया है? चरमराया हुआ पिलर है या नींव ही नहीं है हम लोगों की? हम लोग ये मान सकते हैं कि नींव दोबारा डालनी पड़ेगी। पौधा लगा हुआ था, पिलर बन रहा था, और इस पिलर की देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल थी जी। जिन लोगों को भी हम आज़ादी के महापुरुषों के रूप में देखते हैं, लोकमान्य तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक, भगत सिंह से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी तक, उनके लिए मीडिया एक हथियार था ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने का। और आज ऐसे लगता है कि बाजार की चकाचौंध में हम कहीं इतने डूब गए हैं कि हमको यही होश नहीं है कि सुबह होगी तो किस तरह की होगी। गोपाल जी, आपको 3 दशक हो गए हैं जी मीडिया में। ये 30 सालों में आपने बहुत कुछ बनता देखा और उससे ज़्यादा उधड़ता देखा है जी। कहाँ हम लोग राह भूल गए? क्योंकि ये आज हम मानेंगे कि हम लोग एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं जी। और मैं उम्मीद करूंगी कि आज जितने भी मीडिया कर्मी हर फील्ड से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें जी। हम लोग ये सोचें अंदर देख के कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं जी। ये जो 3 दशक थे, इसमें क्या कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट आया? चाहे वो हम इमरजेंसी का पॉइंट माने, चाहे हम कभी आगे का कोई माने, कि जब हमें लगा कि दैट वाज द टाइम कि मीडिया ने डिसाइड किया कि अब हम लोग ये एक आसान राह चुनेंगे, और आसान राह हमने चुनी है। इमरजेंसी के पीरियड को तो नहीं कहना होगा जी। इमरजेंसी के पीरियड में मीडिया के बस में ज़्यादा बातें नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग गिरफ्तार हुए और कोशिशें की, जितनी वो कर सकते थे उन्होंने रास्ता बदल के भी कोशिशें की, अलग अलग तरह से लिखा। विषय तब बदला जाकर जब दुनिया में उदारवाद आया, आर्थिक उदारवाद, और उसका असर भारत पर पड़ा, तो विभिन्न व्यवसायिक ग्रुपों ने ये सोचा कि धन कमाने का एक बड़ा जरिया मीडिया हो सकता है। सही सोचा। और उसको उन्होंने बिल्कुल एक प्रोडक्ट के रूप में बदल दिया, जिसमें उम्मीदें खत्म हो गई, जिसमें ध्येय खत्म हो गया, जिसमें साधना खत्म हो गई, और जो लोग काम करते थे वो भी एक तरह से कामगार बनकर रह गए, उस तरह के कामगार जिनके लिए उनके उद्देश्य विषय नहीं रह गए थे, और न यह विषय रह गया था कि उन्होंने इस पेशे को क्यों चुना है। तो धीरे धीरे हालात बदलते चले गए। सर, आज जब हम लोग बात करते हैं कि मीडिया एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, उसमें एक जो बहुत बड़ा एक मीडिया के सामने, खास करके जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करती हूँ, जिसमें से कि आप और हम दोनों वहीं से हैं, वो है सोशल मीडिया, जो कि धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम मीडिया की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठा रहा है जी। उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठा रहा है जी। और हमारी इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन उठा रहा है। तो किस तरह मीडिया को अब दोबारा सोच के अपने आप को रिवैम्प करना चाहिए? क्या राह आप आगे दिखाएंगे? पहले प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। वैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जुड़े हुए हैं जी। एक बार जयपुर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और उन्होंने इसी विषय पर भाषण दिया था। NUJI का राष्ट्रीय अधिवेशन था, उस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था जी। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रिंट मीडिया कभी अपना अस्तित्व नहीं खोएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंत में दोनों के उद्देश्य एक हैं। इसलिए आपस में कहीं ना कहीं कोई धारा इन दोनों को मिलाती रहेगी, या संगम की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही। तो इनको हम अलग करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब भी हम इसके सुधार की बात करेंगे तो हमको 2-3 उदाहरणों पर जाना होगा। जैसे एक उदाहरण आपने अभी इमरजेंसी का नाम लिया, उससे पहले आज़ादी के संग्राम का विषय था, लेकिन चेंज कहाँ से आया? चेंज वहाँ से आया जब मीडिया जनभावना को समझ नहीं पाया। जनभावना को तब समझ नहीं पाया जैसे कि गुजरात में दंगे हुए,
गुजरात में दंगों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी मान लिया गया। तो कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि तब जो एक मीडिया ने आजकल रूप लिया है कि जस्टिस मीडिया सर्व करता है, जज एंड जूरी दोनों, और किसी की सुनवाई नहीं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। घटना घटित नहीं होती और हमारे मोबाइल फोन्स के ऊपर और हमारे टेलीविजन के ऊपर होती है। इस सारे एक चलन में कहीं हम लोग ये तो नहीं भूल जाते कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं है। ब्रेक से पहले आपका प्रश्न था कि 2002 के दंगों में सिर्फ एक आदमी को, हमारे देश के जो भी फिलहाल प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को, मीडिया ने दोषी करार दिया। जज एंड ज्यूरी का तब से ये शुरू हुआ सिलसिला जो अब चलता ही जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरा यही कहना है कि एक तरफ मीडिया ने एक व्यक्ति को पूरे गुजरात के दंगों का दोषी मान लिया और देश ने बहुमत के साथ उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब इसमें किसको दोषी माना जाए? दूसरी बात, उस समय मीडिया भूल गया जो दूसरी घटना हुई अन्ना हजारे जी के समय। अन्ना हजारे का आंदोलन देश के हित में था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और एक बार देश की सारी जनता को लग रहा था कि हम पता नहीं कितना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, शायद हम वाकई भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे। लेकिन चूंकि वो मीडिया का क्रिएशन था, इसलिए वो पानी के बुलबुले की तरह धराशायी हो गया। आज अन्ना हजारे जी कहीं जाते हैं तो वो खबर नहीं बनती। उस समय अन्ना हजारे जी का नाम लेना खबर था, चाहे देश के 6 लाख गांवों में से कहीं की भी बात हो। तो इस तरह से मीडिया जब जब किसी चीज को क्रिएट करता है, क्रिकेट के लिए कितना बड़ा माहौल बनाया गया, बाद में पता चला जो आईपीएल से जुड़े हुए थे, जो टीम खरीद रहे थे, उसमें ज्यादातर या तो जेल में है या भागे हुए हैं। लेकिन गोपाल जी, इसमें आप मीडिया को क्यों दोषी ठहराते हैं? भाई हम लोग तो जो है उसको हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि भी एक बार लगा अन्ना हजारे की मूवमेंट थी तो हमने उसको रिपोर्ट कर दिया। आईपीएल था, लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, हमने उसको रिपोर्ट कर दिया। अगर ये खोखला है तो इसमें मीडिया की क्या गलती? आपका कहना सही है। इसमें मीडिया को हम 2-3 अर्थों में देखेंगे। एक काम करने वाले हैं, एक पत्रकार हैं, उनकी भूमिका है समाचार संप्रेषण की। एक वो हैं जो चीजों को चला रहे हैं। तो माहौल चारों तरफ इस तरह का क्रिएट कर दिया गया कि उसमें उसके अलावा उनको कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हाँ, अगर हर जगह 24 घंटे खबरों में अखबार के 8 पन्नों पे एक ही खबर होगी तो फिर अभी आपने एक बात कही कि चला रहे हैं खबर को। आपको क्या लगता है कि आज के दिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि खबरों की रिपोर्टिंग की जगह ओपिनियन आता है? ये आपने बड़ा गंभीर विषय उठाया है। गंभीर तो है जी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज हर किसी के दिमाग में है ये प्रश्न। तो इनको मैं 2 व्यक्तियों से जोड़ना चाहता हूँ। जरूर। एक तो अरुण शौरी जी और एक कर्पूर चंद जी कुलिस जी। दोनों से मेरी व्यक्तिगत बातें हुई हैं इन विषयों पर, और वो हमेशा अपने अपने संस्थानों के अंदर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि पत्रकार के सामने 2 विषय हैं, एक न्यूज, एक व्यूज। व्यूज के लिए संपादकीय की जगह है और न्यूज के लिए खबर की जगह है। लेकिन उसके बावजूद जी हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हेडलाइंस में जी व्यूज आते हैं और न्यूज नहीं आती। इसलिए कि जब उद्देश्य बदल गया तो ढर्रा बदल गया, ढर्रा बदल गया तो विषय बदल गए। अब न्यूज और व्यूज को एक करके व्यूज प्रधान हो गया, और व्यूज कौन सा? जो उस चीज को चलाने वाला चाहता है। मैं एक मेरा इससे कंसर्न बहुत ज़रूरी प्रश्न है, लेकिन वो मैं आपसे आखिर में पूछूंगी गोपाल जी, क्योंकि एक चीज़ जो मेरे को अभी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है, क्योंकि आप बाहर के देशों में बहुत घूमते रहते हैं जी, बहुत व्यक्तिगत तौर पे जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, वहाँ की मीडिया से भी मिलते हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी मिलते हैं, और एक चलन ये हो रहा है कि इंडिया इज़ राइट नाउ फेलिंग इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। आप क्या मानते हैं कि पहली बात तो ये कि कोई भी सरकार आए हमारी वही नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी चलती रहती है, क्या ये सत्य है? और दूसरी बात, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम लोग डगमगा रहे हैं? इसमें हमको 2 तरह से देखना होगा जी। एक तो जो हम ये सोचें कि हम फॉरेन पॉलिसी में कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये कदापि नहीं है। दुनिया के देशों में भारत का और यहाँ के प्रधानमंत्री का जितना महत्व है
उतना संभवतया इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया। दूसरी Okay. बात यह है कि जैसे हमारे देश में वातावरण बना हुआ है कि प्रधानमंत्री को जब देखो तो विदेश में ही रहते हैं। वो कौन कहता है? जिनको पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज चीन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के दौरों को देखा जाए तो वो भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा मिलेंगे। पुतिन के दौरों को देखा जाए तो वो ज्यादा मिलेंगे। उसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद इतना हावी हो गया है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है। ग्लोबलाइजेशन रूल्स जी, हाँ, बिल्कुल सही। और फिर चीन एक साथ 40 देशों को संभाल रहा है, जिससे उसको या तो संबंध बना के रहने हैं, या उनको संबंधों में सुधार करना है, या उनको आंखें दिखानी है। हम तो केवल 5, 7, 10 देशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो तो 40 देशों को संभाल रहा तो फिर है। जो मेरा आपसे पहला प्रश्न था जी। कि क्या अभी तक हम लोग वही नेहरूवियन पॉलिसी पे चल रहे हैं या बीजेपी इज डूइंग समथिंग न्यू? नहीं, हम लोग इस समय यथार्थवाद की राजनीति के ऊपर चल रहे हैं और जो देश के लिए उचित है। आज हमारा प्रधानमंत्री पीछे की लाइन में खड़ा नहीं होता, बल्कि वो अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच में खड़ा होकर बात करता है। गोपाल जी, जब बात हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स की और हम ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसलिए बाहर जाते हैं ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकें, और एक तरफ हमारे यहाँ देश में आप ये खुद मानेंगे कि इक्के दुक्के इकोनॉमिकली या इकोनॉमिक न्यूज़ वाले स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर्स हैं, और फिर उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि भाई अब उनकी क्या व्यूज़ हैं और क्या उनकी न्यूज़ है। तो अगर हम लोग एक इकोनॉमिक साउंड देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि भारत की जनता क्या इकोनॉमिक्स को समझते हुए कभी भी किसी पार्टी के लिए वोट करती है? हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमें चाहिए कि हमको नौकरियां मिल जाएं और हमारे महंगाई कम हो जाए, ठीक है, लेकिन क्या वाकई हम में से कोई साउंड इकोनॉमिक्स के ऊपर वोट करता है? जी, हम लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं। हमारे जो 1 या 2 इकोनॉमिक्स रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, फाइनेंस न्यूज़ रिलेटेड अखबार हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन वो मेरे ख्याल से बस गिनती चुनती में उसमें रहती है। हम कितने लोग समझते हैं इस चीज़ को? आप जो कह रही हैं उस बहुत गहरी बात है। उसका कारण ये है कि आर्थिक ढांचे का स्वरूप बदल गया। पहले होता था कि घर में खाना ठीक से बनना चाहिए, कपड़े ठीक से पहनने चाहिए और शादी विवाह होते रहें, हमारे समारोह होते रहें। आज जितने में शादी होती थी उतने तो एक दिन में व्यक्ति कपड़े पहनने वाले होने लग गए। सही बात है जी। तो इसलिए अगर हम ये सोचें कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके लोग वोट करें, वो तो जा चुका है विषय। आज एक व्यक्ति है जो गांव में इलाज के बिना पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति है जो उसकी सारी जिंदगी में जितना पैसा खर्च होना है उतना उसके एक दिन का खर्च है। तो इतना अधिक अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट वाली, उसमें केवल एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री के या देश से संबंधित लोगों के जो विदेशी दौरे हैं, इनका संबंध इन्वेस्टमेंट के रूप में हमको दिखाई देता है। वस्तु स्थिति इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वापस शीत युद्ध चल रहा है। उसमें एक दूसरे देशों को कॉर्नर करने के लिए, उनसे संबंध बढ़ाने के लिए वो सब यात्राएं ज़्यादा हैं। चलिए सर, वो जैसे कहते हैं ना कि भाई अभी तो 5 साल तो दीजिए, है ना, फिर देखेंगे लास्ट में कि कितनी फॉरेन ट्रिप्स रही और कितना एफडीआई आया। वापस जर्नलिज्म पर आते हैं सर। सर, एक बार एक चीज हुआ करती थी जिसको कहते थे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और आज के दिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जगह ले ली है कि ट्विटर पे कोई भी अपनी मर्जी की खबर डालता है और जाने माने बड़े बड़े जर्नलिस्ट उसको कोट करते हुए उसको खबर बना देते हैं। ये बात अलग है कि उनको 12 घंटे बाद पता चलता है कि वो सब कुछ झूठ था। वेयर इज द इन्वेस्टिगेशन? वेयर इज, इनफैक्ट मैं ये देख रही हूँ कि एक कॉमन आदमी आरटीआई डाल के ज़्यादा अच्छी खबरें निकाल के और ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें लेकर आ रहा है। सो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहाँ है आजकल? हाउ डू यू बिकम अ जर्नलिस्ट? स्थिति यही हो रही है। जब कन्हैया के भाषण को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लाइव दिखाया गया और सवाल खड़ा किया गया कि इसके अंदर देशद्रोह क्या है, तो विषय ये उठा कि गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, इनसे मुक्ति की बात करना देशद्रोह नहीं है, लेकिन संघवाद से मुक्ति की बात करना। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत
राज्यों का संघ है, उस संघवाद से अगर कोई मुक्ति की बात करता है तो देश के टुकड़े करने की बात करता है। अगर वो देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह क्या होगा? कोई दिल्ली में भारत के सीने पर बैठ करके अगर कहता है कि हमको इस देश से आजादी चाहिए, और क्या कह रहे हैं, और आपका मीडिया सपोर्ट करता और है, हमारा सर, मीडिया इसको? सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है इसमें गलत क्या है? तो इससे ज्यादा क्या खतरनाक सर, हमने स्थिति जो होगी? शुरू में बात कही थी कि देश के युवा तो गुमराह बाद में होंगे, पहले तो हम लोग खुद गुमराह हो गए। गुमराह हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। कौन रोकेगा सर? अगर सरकार रोकेगी तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रोक नहीं, है। हम ही लोगों में से रोकेंगे, हम ही लोगों में से रोकेंगे। जब भी ऐसी स्थिति आई है, लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की, इसलिए नहीं है कि पत्रकारिता में और राजनीतिक दलों में भी अध्ययन बहुत कम हो गया है। जैसे ऐसे इस तरह के विषय उठाए जाते हैं कि भगत सिंह ने तो कभी भारत माता की बात नहीं की। अब उनको ये पता ही नहीं है कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी अजीत सिंह जी और किशन सिंह जी जो अखबार निकालते थे उसका नाम भारत माता था। उन्होंने वहां जो कमेटी बनाई हुई थी उसका नाम भारत माता सोसाइटी था। अब भारत माता कहने से या हिंदुस्तान कहने से या भारत कहने से या इंडिया कहने से फर्क क्या पड़ता है? ये केवल देश के लोगों को गुमराह करने के लिए कि हम आपस की बहस में उलझे रहें और देश तरक्की के रास्ते से भटक जाए, इसके अलावा कोई चीज नहीं है इसके पीछे। गोपाल जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी। आज हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, लाखों दर्शक देख रहे हैं, हजारों मीडिया कर्मी हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आज बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि बड़ी अच्छी बात है जी, दोनों के दोनों बैठ के बड़ी आइडियलिज्म की बातें करने लग रहे हैं। लेकिन सत्य हमारा ये है कि मीडिया का खर्चा आज के दिन एडवर्टाइजिंग से चलता है, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो कॉरपोरेट है। कौन कितनी देर, बहुत ही क्रूअल क्वेश्चन है सर ये, और इसका सामना मुझे भी करना पड़ेगा और आपको भी, कौन कितनी देर न्यूज़ और व्यूज़ में डिफरेंस रख सकता है? आपकी बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मण रेखा रखनी पड़ती है। एक शांतिप्रिय व्यक्ति तब तक शांतिप्रिय है और तब तक उसको कानून कोई अवरोध नहीं मानता जब तक कि उसके जीवन पर आकर संकट खड़ा नहीं हो जाए। इस समय पत्रकारिता के जीवन पर संकट है, जो ईमानदारी की बात करते हैं। अभी मैं दिल्ली गया था, मैंने जितनी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री जी के होर्डिंग्स देखे ओड इवन फार्मूले के साथ में, मुझे देश के हर राज्य में जाने का मौका मिला है, बहुत से चुनावों में जाने का मौका मिला है। मैंने कभी इतने होर्डिंग किसी प्रदेश के अंदर नहीं देखे। वो किसका खर्चा है? वो वहाँ की जनता का खर्चा है। जब आदर्श की बात करने वाले इस तरह पैसे को बर्बाद करेंगे, जनता के धन को होर्डिंग्स के अंदर बर्बाद करेंगे, तो कहाँ जाएगा देश? सर, एक आखिरी मैसेज जी देश के मीडिया के लिए। जब भगत सिंह जी को फांसी होने लगी तो उनके मित्र, जिनको उसी केस में आजीवन कारावास हुआ था, जयदेव कपूर, उन दोनों की आखिरी मुलाकात हुई। भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था और लाहौर बोस्टल जेल में जयदेव कपूर बंद थे, तो दोनों पंजाबी स्टाइल में सिख शो के अंदर से गले मिले। तो जयदेव कपूर ने पूछा कि कैसा लग रहा है? तो भगत सिंह ने जवाब दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं शेर सर तेज बहादुर सप्रू और जानकी दास जैसे लोगों का राज नहीं आ जाए, क्योंकि ब्रिटिश राज को तो जाना होगा। तो ये ध्यान रखना कि हम लोगों का जो आज़ादी के दीवानों का संदेश है कि हमारा देश है, हम इसको ध्यान रखेंगे, इसको कभी भूलना मत। तो हमको याद रहेगा कि हमारा देश है, तो इसी में से चीज़ें निकलेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा गोपाल जी। और आज इस इंटरव्यू के जरिए मेरे ख्याल से हम लोग सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि मीडिया को अपनी कॉन्शियस खुद बनना है। हमें जनता देख रही है और हमारी अंतरात्मा देख रही है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ATV का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये था आमने सामने गोपाल शर्मा जी के साथ। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।